गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्व प्रथम पाठशाला। आज की वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस के कुछ पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आंसर्स को हमें यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से इनको समझकर लिखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन इज ऑन कोल्ड वॉर और उसके इम्पैक्ट्स। सो कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर बेसिकली एक पीरियड था बिटवीन यूएसए एंड द सोवियत यूनियन, जब विदाउट मिलिट्री वॉर या फिर विदाउट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने एक ऐसी टेंस सिचुएशन क्रिएट कर दी थी जिसकी वजह से एक वॉर, मतलब एज इन इकोनॉमिकली और कल्चरली एक वॉर क्रिएट हो गई थी यहाँ पे। एंड किस तरीके से वो लोगों को इम्पैक्ट कर रही थी। सो हम पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे कि कोल्ड वॉर की आइडियोलॉजिकल सिस्टम क्या था, क्या आइडियोलॉजी थी उसके पीछे, और क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था दोनों के बीच में, क्या माइंडसेट अलग था दोनों नेशंस का। साथ ही साथ इनके बीच में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जैसे जो टर्म्स हैं जो ये लोग यूज करते थे, या फिर इनकी जो आइडियोलॉजीज थी उसे हमें यहाँ पे यूज करना है। देन जो हमारे मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं वो क्या क्या है? यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, आर्म्स की जो रेस थी यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। फिर नेटो का फॉर्मेशन, वॉरसॉ पैक्ट, फिर प्रॉक्सी वॉर्स जो कि कोरिया और वियतनाम में लड़ी गई थी, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? एक बाइपोलर वर्ल्ड निकल कर आ गई। ठीक है, जहाँ पे दो पावर्स थी मेन। फिर ग्लोबल टेंशन हुई क्रिएट, उसके साथ ही साथ मिलिटराइजेशन हुआ नेशंस का, और स्मॉलर नेशंस पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ा इस वॉर की वजह से। देन हम लास्ट में कंक्लूड करते हुए लिखेंगे कि कैसे कोल्ड वॉर सिग्निफिकेंटली चेंज कर देती है ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट और NAM। सो नॉन अलाइन मूवमेंट होता क्या है? नॉन अलाइन मूवमेंट बेसिकली एक पॉलिसी है जो कि किसी भी मेजर पावर ब्लॉक को जोड़ती नहीं है। ठीक है, सो द नॉन अलाइन मूवमेंट was formed during the Cold War as a group of countries that chose not to align with either USA और USSR। मतलब जो कंट्रीज अपने आप को यूएसए के साथ भी नहीं देखना चाहती है और यूएसएसआर को भी सपोर्ट नहीं करना चाहती है, सो दे फॉर्म्ड अ नॉन अलाइंड मूवमेंट, that they are not they do not want to be involved with either of these countries। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ के लीडर्स कौन कौन थे। तो यहाँ के लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो एंड देन गमाल अब्दुल नसीर। ठीक है, ये तीन यहाँ पे मेन आपके फाउंडिंग लीडर्स हैं। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे कि पीस प्रमोट हो, उसके साथ ही साथ सॉवरेनिटी यहाँ पे मेंटेन हो, और कॉलोनियलिज्म को ये अपोज करे। फिर रेलेवेंस आज के डे में इसका क्या है इन दी मॉडर्न वर्ल्ड या फिर इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसका रेलेवेंस क्या है? तो ये मल्टी पोलर वर्ल्ड में यूज होती है, काफी यूजफुल है इन दी मल्टी पोलर वर्ल्ड जहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी पावर्स हैं, सिर्फ यूएसए या फिर यूएसएसआर नहीं है। और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस को भी मतलब इंश्योर करने में हेल्प करती है, और सबको अपना एक स्टैंड, एक ओपिनियन देने में मदद करती है। और साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म देती है डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो अपना से रख सके या फिर अपना पॉइंट रख सके। कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि NAM रिमेन्स रेलिवेंट फॉर मेंटेनिंग ऑटोनॉमी इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल लेवल पे जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर। डेवलपिंग कंट्रीज और बाकी सारी जितनी कंट्रीज है जो कि यूएसएसआर और यूएसए को छोड़कर आती है। फॉर द थर्ड क्वेश्चन वी हैव चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हम बेसिकली ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। जो पहला चैलेंज यहाँ में हमें फेस करना पड़ता है वो तो है पार्टीशन। उसके बाद हम देखते हैं कि रिफ्यूज क्राइसिस क्या है। फिर प्रिंसेसली स्टेट यहाँ पे इंटीग्रेट हो रही है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है काफी इंडिया में। और इकोनॉमिक अंडर डेवलप है, हमारी कंट्री इकोनॉमिकली काफी डेवलप नहीं है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे यूनिटी भी मेंटेन करनी है, बिकॉज देयर आर सो मेनी आइडेंटिटीज इन अ कंट्री दैट इट कैन बी इजिली डिसइंटीग्रेटेड। तो हमें यहाँ पे यूनाइटेड होके भी रहना है। कंक्लूजन में हम यही लिख सकते हैं कि इंडिया सक्सेसफुली इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करती है और एक स्टेबल डेमोक्रेसी बना लेती है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी एक्ट्स है जैसे कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को लेके है लेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956, जहाँ पे हमने स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया है। और लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही क्यों किया है? बिकॉज यहाँ पे यूनिटी एंड हार्मनी बनी रहनी चाहिए लोगों के बीच में। हम सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे स्टेट्स को डिसइंटीग्रेट या फिर इंटीग्रेट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज इमरजेंसी। इमरजेंसी हैपेंड फ्रॉम 1975 टू 1977। ठीक है, और इमरजेंसी एक पीरियड था जब हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे वो कंट्री में सस्पेंड हो गए थे, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी। ठीक है, अब हम आते हैं मेन बॉडी पे कि इसकी कॉजेस क्या क्या है। इसके कॉजेस क्या थे? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उस टाइम पे काफी कंट्री के अंदर। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था अगेंस्ट इंदिरा गांधी आया, सो इंदिरा गांधी आया था, तो वन ऑफ द रीजंस फॉर इमरजेंसी वाज दिस। अदर देन दैट, गवर्नमेंट की क्लेम्स जो थे, या फिर गवर्नमेंट क्लेम्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, कि उस टाइम पे जितने भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम। फिर फीचर्स पे आते हैं कि क्या क्या चीजें हो हुई थी आफ्टर इमरजेंसी। तो सस्पेंड हो गए थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, सेंसरशिप लग गई थी प्रेस पर, और साथ ही साथ ऑपोजिशन के लीडर सारे अरेस्ट होकर जेल में डाल दिए गए थे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इसके रिजल्ट्स क्या हुए? कि हमारी जो डेमोक्रेसी थी वो वीक हो गई थी फॉर दैट पीरियड, एंड साथ ही साथ एक ऑपोजिशन में यूनिटी बन गई थी क्योंकि उनके साथ ही यहाँ पे बुरा हो रहा था, या फिर उनके खिलाफ हो रही थी सारी चीजें। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि ऑपोजिशन में जितने लोग थे वो यूनाइट हो गए थे, और साथ ही साथ लोगों में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई थी इन सारी चीजों को लेके, क्योंकि आज तक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आई नहीं थी। सो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन पीपल बिकेम मोर पॉलिटिकली अवेयर, एंड जो इसके बाद भी इंस्टेंसेस हुए थे उससे भी लोग काफी ज्यादा अवेयर हो चुके थे। कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि इमरजेंसी हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। दैट्स इट। उसके बाद हम लास्ट आंसर पे आते हैं। लास्ट है हमारा, जो कि राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एंड कोएलिशन पॉलिटिक्स। सो रीजंस क्या क्या हैं इसके? अब 1960s और 1990s के आसपास हम देखते हैं कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज यहाँ पे इंपॉर्टेंस गेन कर लेती है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस जो थी अब मेन स्ट्रीम से हटती जा रही थी, और जितनी भी लोकल आइडेंटिटीज थी, लोकल पार्टीज जो थी वो फॉर्म हो रही थी अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ और अपने बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, सो यहाँ पे रीजंस आते हैं कि कांग्रेस का डोमिनेंस डिक्लाइन हो रहा था, साथ ही साथ रीजनल आइडेंटिटीज यहाँ पे निकल कर आ रही थी। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? दो इम्पैक्ट है इसके, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? कि हमें यहाँ पे बेटर रिप्रेजेंटेशन मिल रही है हमारी डिमांड्स या फिर हमारी नीड्स के हिसाब से, और हमारा फेडरलिज्म भी यहाँ पे स्ट्रेंथन हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के पार्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं। साथ ही साथ अब नेगेटिव पॉइंट्स पे आए तो क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, बिकॉज देयर आर सो मेनी आइडेंटिटीज, तो देयर विल बी सो मेनी पार्टीज। ओके, एंड देन हमारा जो डिसीजन मेकिंग है, इतने सारे पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। कंक्लूजन में हम अगेन यही लिख सकते हैं कि कोएलिशन पॉलिटिक्स जो है उसने इंडियन डेमोक्रेसी को और ज्यादा इंक्लूसिव तो बनाया है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स भी बना दिया है बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्स टाइप्स, या फिर बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्स आइडेंटिटीज। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि हमें कैसे लिखना है आंसर्स को एग्जाम में। पहली बात तो आपको जो स्टैंडर्ड आंसर का स्ट्रक्चर रखना है वो कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन हमारा अराउंड 2 से 3 लाइंस का आप लिखिए, 2 से 3 लाइंस एटलीस्ट लिखिए। डिफाइन करिए कंसेप्ट को, कंसेप्ट को डिफाइन करो। उसके बाद ट्राई करो कि ये जो डेफिनेशन है ये डायरेक्टली रिलेट कर रही है आंसर के साथ। फिर मेन बॉडी में जब आप आओगे देन मेक बुलेट पॉइंट्स। ओके, सब हेडिंग्स यूज कर सकते हैं आप, बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, और साथ ही साथ एग्जाम्पल जरूर इंक्लूड करो अगर तुम्हारे पास उतना लेवरेज है अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, और लास्ट में प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट द कंक्लूजन, एंड बिकॉज कंक्लूजन यहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बैलेंस्ड समरी देता है आपको आंसर के अंदर, और ये भी दिखाता है कि आप एनालाइज कर रहे हो जो आपने खुद लिखा है। साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है, मतलब आपको किस तरीके से अपने आंसर जो लिख लिया उसको प्रेजेंट कर सकते हो आप। हेडिंग्स जो होंगी ना उसको अंडरलाइन करो। ठीक है, साथ ही साथ जो की टर्म्स आप आंसर में लिख रहे हो, मान लो आप यूएसए और यूएसएसआर वाला लिख रहे हो, तो आपने उनकी आइडियोलॉजी को मेंशन किया, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप उसे अंडरलाइन करो बिकॉज दीज आर दी की वर्ड्स, की टर्म्स जो कि आपको पता है, और ये एग्जामिनर को भी पता होनी चाहिए कि आपको पता है। सो मेक श्योर यू अंडरलाइन दैट। उसके बाद अपने आंसर्स को नीट रखो, थोड़ा वेल स्पेस्ड रखो, बहुत ज्यादा हौच पौच मत करो, और यूज अ मिक्स ऑफ पैराग्राफ्स एंड बुलेट पॉइंट्स। अवॉइड करो कि आप लॉन्ग पैराग्राफ एक बार में सारे लिख रहे हो, बिकॉज लॉन्ग पैराग्राफ कोई भी फ्लो में पढ़ना नहीं चाहेगा। मेक श्योर कि आपने जैसी 2-3 लाइन्स लिख दी है उसके आंसर के हिसाब से आप उतने ही पॉइंट्स आप इंक्लूड करो। लेट्स से आपको 3 मार्क का आंसर लिखना है,
तो 3 मार्क के आंसर में यू हैव रिटन 2 to 3 इंट्रोडक्टरी लाइंस एंड मेक श्योर कि आप 2 पॉइंट्स तो कम से कम वहां पे लिख रहे हो। ठीक है। इतना ही है। मेक श्योर कि आप अपना एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट करो, और साथ ही साथ मेक श्योर कि ज्यादा नहीं लिख रहे हो फॉर द रिक्वायर्ड मार्किंग स्कीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।